किसान भाई और बहनों, मेरा राम राम। आज अक्षय तृतीया है, जो बहुत ही शुभ दिन है। मेरे पास काश्तकारों के व अन्य भाई बहनों के कई दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि हमें वशिष्ठ के बारे में विस्तृत रूप से बताएं कि कोई व्यक्ति अपनी चल व अचल संपत्ति की वशिष्ठ किस प्रकार से कर सकता है या करनी चाहिए। तो मैं इस संबंध में आपको आज विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ कि वशिष्ठ करना क्यों आवश्यक है। आजकल देखा जाता है कि व्यक्ति के मरने के पश्चात उसकी चल व अचल संपत्ति को लेकर उसके वारिसों में, नातेदारों में झगड़ा फसाद होता है। थाना कचहरी में मुकदमे दर्ज होते हैं, वर्षों वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं और विवाद में सारी संपत्ति बर्बाद हो जाती है और न्याय मिल नहीं पाता। दशकों तक कोर्ट में मुकदमे चलते रहते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति वह होता है जो अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का अपनी इच्छा अनुसार वशिष्ठ के जरिए बंटवारा करके उसको दे दे, ताकि मरने के पश्चात कोई झगड़ा फसाद नहीं हो। अब सवाल उठता है कि वशिष्ठ कौन कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है। वशिष्ठ कर्ता को स्वस्थ चित्त का तंदुरुस्त व्यक्ति, तंदुरुस्त से मेरा मतलब तंदुरुस्त दिमाग से है, होना चाहिए। और जो वशिष्ठ करता है वो मन बुद्धि का नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और किसी डर से, भय से, अनुचित प्रभाव से वशिष्ठ यदि की जाती है तो वह वशिष्ठ गैर कानूनी होगी। अनुचित प्रभाव का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि कोई वृद्ध व्यक्ति है या रोगी है, उसकी कोई एक वारिस उसकी सेवा चाकरी कर रहा है, दवा दारू कर रहा है और वारिस दूर रहते हैं और वो उस पर दबाव डालता है कि मेरे नाम ये वशिष्ठ कराओ वरना मैं ये दवाई सेवा चाकरी नहीं करूँगा। तो वो उसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन उसके अनुचित प्रभाव से वह भारी मन से उसके पक्ष में वशिष्ठ कर देता है, तो वह वशिष्ठ मान्य नहीं होगी। यदि ये साबित कर देता है सामने वाले व्यक्ति के अनुचित प्रभाव से वशिष्ठ की गई है। वशिष्ठ करते समय उस व्यक्ति को ये विस्तृत रूप से लिखना चाहिए कि मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, मैंने पुत्रियों को शादी कर दी या शादी में ये धन दे दिया या ये चीज़ खरीद के दे दी, अब वो घर में सुख शांति से रह रही हैं। अमुक लड़के को मैंने ये चीज़ दे दी, खरीद के दे दी या और अपने बंटवारे करके दे दी, और इसलिए मैं ये अपने छोटे पुत्र, मझले पुत्र या फलाने अपाहिज पुत्र को या पुत्री को या किसी नातेदार को, रिश्तेदार को ये वशिष्ठ कर रहा हूँ, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये वशिष्ठ सही ढंग से बिना अनुचित प्रभाव से की गई है। अब सवाल आता है कि वशिष्ठ कितने प्रकार की होती है। वशिष्ठ 3 प्रकार की होती है। एक तो रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड वशिष्ठ उपपंजीयक या पंजीयक के यहाँ रजिस्टर करवाई जाती है। रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है कानून में, लेकिन रजिस्टर करवा लेनी चाहिए, उसको आगे सही माना जाता है। और रजिस्टर्ड वशिष्ठ में उसको अपना नाम वशिष्ठ के लिए संपत्ति करवाते समय कम से कम एक गवाह की आवश्यकता अवश्य होती है। और यदि रजिस्टर्ड वशिष्ठ नहीं है, नोटरी से तो ठीक है, तो भी उसमें दोनों गवाहों के गवाही होनी आवश्यक है, क्योंकि वशिष्ठ में 2 गवाह होने जरूरी है। और गवाह भी कैसे रखना चाहिए। वशिष्ठ में
वह नज़दीकी रिश्तेदार या परिवार के नहीं होकर के गांव के पड़ोसी के मुखियान होने चाहिए, ताकि ये बताया जा सके कोर्ट में विवाद के समय कि ये निष्पक्ष गवाह हैं। लेकिन कानून में ऐसा जरूर नहीं है। घर के अपने घर के उत्तराधिकारी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनको ये बताना आवश्यक है गवाहों को, दोनों को, कि वसीयत कर्ता ने ये वसीयत हमारे सामने लिखी और हस्ताक्षर व अंगूठे हमारे सामने किए हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा से, स्वच्छ मन से, बिना किसी डर, भय, अनुचित प्रभाव से ये वसीयत की गई है, तो ही वह सही मानी जाएगी। वसीयत सफ़ेद कागज पर भी हो सकती है, स्टाम्प लेना जरूरी नहीं है। वसीयत घर पर भी लिखी जा सकती है। वसीयत तो एक इच्छा है कि वो किसको संपत्ति देना चाहता है। गांव का व्यक्ति है, बीमार पड़ा है, शहर आ नहीं सकता और उसको पता है कि ये मैं मरने जा रहा हूँ अब, तो शहर में नहीं आ सकता वो, तो वो सफ़ेद कागज पर पढ़े लिखे व्यक्ति से गांव में ही वसीयत लिखा सकता है और दो आदमियों के गवाहों के सामने अपने दस्त करके और वसीयत कर सकता है, वह भी मान्य होगी। और गांव में सरपंच से टेस्ट करवा ले तो सबसे बढ़िया है। गांव का जो ये ग्राम सेवक सचिव बोलते हैं जिसको, उससे उसके सामने दस्तखत करवा ले, सबसे बढ़िया है। लेकिन दो गवाह होने जरूरी हैं। अब सवाल आता है कि वसीयत किस संपत्ति की जा सकती है। नहीं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वसीयत में कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, क्या क्या लिखा जाना चाहिए। वसीयत के अंदर दस्तावेज शामिल होने जरूरी नहीं है, लेकिन जिस संपत्ति की वसीयत की जा रही है, जैसे जमीन है तो उसके खसरा नंबर, मुरबा नंबर, किला नंबर, कमांड है या अनकमांड है, और प्लाट है तो प्लाट, उसके आसा पासा कौन है। खेत में भी खसरों में है तो आसा पासा कौन है, कौन सा खसरा है, कौन सा गांव है। और यदि खसरा और किला, मुरबा याद नहीं है, आदमी मर रहा है, दिमाग स्वच्छ है, उसका याददाश्त सही है, कोई डर भय नहीं है, तो उसका खसरा नामा लिखना जरूरी नहीं है। वो ये लिख सकता है कि अमुक गांव के अंदर अमुक खेत करीबन इतना बीघा, गांव के पश्चिम में, दक्षिण में, उस खेत का गांव की भाषा में ये नाम भी है, कई खेतों के नाम होते हैं। और चक नंबर है, फलाने चक में मेरी इतना बीघा जमीन, जिसके उत्तर में फलाने व्यक्ति है, पश्चिम में वो है, दक्षिण में वो है, आसा पासा लिख दे। यानी उस वसीयत कर्ता द्वारा जो संपत्ति की वसीयत की जाती है उसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, समझना जरूरी है कि किस संपत्ति की वसीयत की गई है। और वसीयत साथ में उसके ऊपर फोटो लगाना जरूरी है, और हस्ताक्षर चाहे वो करता हो अच्छी तरह से, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वकील हो, हस्ताक्षर के साथ में अंगूठा लगाना जरूरी है। अंगूठे की पहचान आधार कार्ड से हो सकती है, आधार नंबर भी लिखना चाहिए। और किसी वैधानिक दस्तावेज पर, वैध दस्तावेज पर पहले से उसके अंगूठा लगा हुआ है तो उस अंगूठे का मिलान किया जा सकता है, ताकि उसको सही साबित किया जा सकते। इसलिए अंगूठा लगाना भी आवश्यक है, कानून नहीं है लेकिन लगाना चाहिए। अब सबसे जो अहम बात है वो ये है कि वसीयत कौन किस संपत्ति की करने का अधिकारी है। कोई व्यक्ति वसीयत कर्ता को अपने द्वारा खरीद की हुई जमीन, स्वयं अर्जित जमीन, स्वयं अर्जित जमीन कौन सी है, उसके स्वयं की कमाई से खरीदी हुई हो, उसको दान में मिली हुई हो, और उसको किसी क्लेम में मिली हुई हो, किसी द्वारा गिफ्ट की हुई हो, आदि आदि, वो स्वयं अर्जित संपत्ति कहलाएगी। चाहे वह अचल है चाहे वह अचल है, वो स्वयं अर्जित संपत्ति की किसी को भी वसीयत कर सकता है। अब सवाल आता है पैतृक संपत्ति का।
पैतृक संपत्ति में वह व्यक्ति अपने हिस्से में जितना संपत्ति आती है, यानी अपने हिस्से में, मान लो कै व्यक्ति है, उसको अपने पिता से संपत्ति मिलती है, 10 बीघा भूमि मिलती है। एक उसके पुत्र है, तो पुत्र का बाई बर्थ 1/2 हिस्सा यानी 5 बीघा का अधिकार होगा, और वह व्यक्ति 5 बीघा की ही वसीयत कर सकता है, सारी की नहीं कर सकता। यदि सारी की जमीन की जो पैतृक संपत्ति वसीयत कर देता है तो वह अवैध नहीं होगी, गैर कानूनी नहीं होगी, और मान्य 5 बीघा तक ही होगी, मतलब 1/2 हिस्से की। अब एक दूसरा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। एक मृतक व्यक्ति है, वही कै व्यक्ति, 10 बीघा जमीन है पैतृक संपत्ति, वह मर जाता है और उसके एक पुत्री है और पीछे एक औरत है, तो कानूनन वो 1/2 हिस्सा 5-5 बीघा की अधिकारिणी होगी। और उस औरत ने एक लड़के को गोद ले लिया और वह औरत अब वसीयत लिखना चाहती है, तो वो 5 बीघा तो लड़के को उसके को मिल चुकी, औरत को मिली सिर्फ 5 बीघा। 5 बीघा में से 2.5 बीघा का अधिकारी वो दत्तक पुत्र हो गया, पीछे बची 2.5 बीघा, मतलब 1/4। 1/4 हिस्से की ही वह औरत वसीयत कर सकती है, दादा की नहीं कर सकती, क्योंकि जो दत्तक पुत्र है उसका गोद लेते वक्त ही उस पैतृक संपत्ति में जो औरत को मिली है उसमें 1/2 हिस्सा निहित हो गया। तो इस प्रकार से ये वसीयत करने के बारे में, वसीयत करने के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है। फिर उस वसीयत के ऊपर वसीयतकर्ता की फोटो लगानी आवश्यक है, और वसीयत ग्राहिता की भी फोटो लगानी आवश्यक है। वसीयतकर्ता के आधार नंबर, टेलीफोन नंबर लिखना चाहिए, और वसीयत ग्राहिता के आधार नंबर और टेलीफोन नंबर लिखना चाहिए। जो गवाह हैं उनकी फ़ोटो और उनके आधार नंबर और टेलीफोन नंबर भी लिखने चाहिए, ताकि आगे वसीयत को साबित करने में कोई दिक्कत नहीं आवे। फिर भी मैं ये आपको सलाह देता हूँ कि संपत्ति की वसीयत करते समय आपको वकील से राय लेकर के ही वसीयत लिखवानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। वकील जो भी होगा वह कानूनी रूप से वो सही ढंग से वसीयत लिख देगा, उसमें कोई खामी नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत, सबको राम राम। आगे और अगले टाइम में कानूनी मशवरा दिया जाएगा।